गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग हाइपरबोला को कवर किए थे और इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाइपरबोला कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर कुछ टॉपिक वगैरह चाहते हो तो हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अब कोनिक सेक्शन जो है वो एज सच एक बार कंप्लीट हो चुका है और आप लोग रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो ताकि ये टॉपिक जो है आपके क्लच में रहे, आप इनको कंट्रोल कर पाओ। तो आप लोग को क्या लगता है, हाइपरबोला की न्यूमेरिकल करे या फिर रिवीजन वगैरह के लिए आपके पास कोई टॉपिक पड़ा हो जो मतलब क्लियर नहीं हुआ हो? वरना जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन कुछ कलेक्टेड, मैं देखता हूँ। लास्ट ईयर का जो जेई मेंस है ना, उसका क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे पेस्ट करूंगा, आप लोग ट्राई करना और फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। बाकी आप लोगों ने हाइपरबोला की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की? यस सर। ओके, जेई मेंस सेक्शन मतलब कोडिंग का क्वेश्चन मुझे अलग करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग, या आप लोग भी क्वेश्चन ना रेडी रखना, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो तो हम लोग विदाउट ओके सर। टाइम लॉस डिस्कस कर पाएंगे। हाँ, मिला है क्वेश्चन, देखो हाइपरबोला का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो इस क्वेश्चन को मैंने शेयर किया है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप। बाकी चीजें हाँ आई आई, मैं इनको क्लिप कर स्नैपशॉट लेता हूँ इनका, इनको डिस्कस करेंगे। हम्म, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो अटेम्प्ट करके।
ये अभी पिछले साल का जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये दूसरा क्वेश्चन है जो पैराबोला से पूछा गया। ये सेम पेपर का क्वेश्चन है।
क्या आप लोग को लग रहा है, फार्मूला वगैरह याद है आपको? यस सर। देखिए फर्स्ट वाला इलिप्स की ना हम लोग को क्या बतानी है, लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स बतानी है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1, और 5 यहाँ पे तो 1 चाहिए ना हम लोग को, तो आप डिवाइड कर लो 5 से। सो 5 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 चला जाएगा, इक्वल टू 1। सो लेटस रेक्टम का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू बी स्क्वायर। इसमें बी कौन सा होगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा होगा या 5 होगा? 5। हाँ 5 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि वो स्मॉलर क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए इज √5। सो बेसिकली हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का ना वैल्यू चाहिए, हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। और इसके लिए हम लोग को हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी हमें √5 के इक्वल दी हुई है, विच इज इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी इसको हटा दो, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। सो हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग को कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये स्क्वायरिंग करने पे ये 5 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 4 आ रही है। वैसा कहीं पे हम लोग मिस्टेक वगैरह की है क्या? ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर इसी को हमने ले लिया है। नीचे 10 रह गया है, नीचे 10 क्यों रहेगा, नहीं ये 10 नहीं रहेगा। देखो क्या है, ये मेरा क्या है, ए स्क्वायर का ही वैल्यू है ना, और ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा क्वांटिटी ना, ये बी स्क्वायर का वैल्यू है। सो 1 प्लस दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू √5, ये कुछ ज्यादा ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर अपॉन 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ तक करेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम करें 5 से डिवाइड करें तो यहाँ तक भी ये भी करेक्ट है, सच दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ये रूट, अच्छा ये कह रहा ना कि हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो √5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स है, इसी वजह से गड़बड़ हो रही है। अब देखो, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज। सर वो इक्वल टू साइन की वजह से हो। हाँ हाँ, तो ये देखो क्या है तुम्हारा, √ओवर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी में लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा √1 cos स्क्वायर थीटा आया था, and this quantity is √5 times eccentricity of the ellipse, eccentricity of the ellipse। so eccentricity ellipse का कितना हो जाएगा, √1 माइनस स्मॉलर, ये तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेसिकली, है ना, और इसको स्क्वायर कर दो आप, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अब देखो कितना आ गया तुम्हारा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा आया, और यहाँ पे 4 आ गया। सो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखना, 4/2 इंटू 5 इंटू 4/6 और √5, ठीक है। और ये यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पे आप देख लो कितना आ रहा, 4√5/3 आ रहा। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, वो ये पार्ट एक्चुअली क्रूशियल था। द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √5, ऐसा नहीं है, √5 टाइम्स है वो इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था इस पर, है ना, इस पेपर में। समझ में आया सबको? यस सर। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए भी है और मॉड्यूल का क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है y² = 8x, y² = 8x, और यहाँ पे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, मतलब हाइपर पैराबोला का पॉइंट लेकर के, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, सिमेट्रिक होगा ना। सिमेट्रिक होगा तो इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है आपका, AT²। ए का वैल्यू 2 है, मतलब 2t² कॉमा 280, मतलब 40 लिखेंगे ना, ये 40 हो जाएगा। और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम लोग इसका स्लोप जो है किसके बराबर कर देंगे, 30 डिग्री के बराबर, मतलब 40/2t² मस्ट बी इक्वल टू कितना, 1/√3। और यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बच गया, तो t का वैल्यू कितना आ गया, 2√3 आ गया। सो साइड लेंथ कितना हो गया इसका, इसलिए साइड लेंथ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है वो तुम्हारा देखो 40 और 40 80 हो गया ना। सो ये हो गया 16√3 इक्वल टू 80। सो एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 A², मतलब 16² × 3, और 16² कितना 256 होता है, जिसको हम लोग 64 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 192√3। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से ना काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टीडियस क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हम कर ले तो इसका क्वेश्चन जो है ना निकल जाएगा हम लोग से। अब दूसरी पेपर का मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करिएगा। हर एक पेपर में सेम। सर हाँ बोलो। सर पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सिचुएशन के अनुसार कैसे चेंज होते बताइए। देखो, पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है ना, जैसे y² = 4ax है। ठीक है, तो इस केस में आपका 80² कॉमा 280 होता है। क्लियर। जब हम लोग x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं, x² = 4ay करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना y की जगह चला जाएगा और 80 जो है x की जगह चला आएगा। सो इस बार उल्टा हो जाता है, 280 कॉमा 80² हो जाता है। ठीक है, तो यही दो फेज है। और दूसरा क्या है आपका, माइनस वगैरह अगर लगा हुआ है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे y² = -4ax है, ये तो सर आप वो कर लूंगा। हाँ तो ऐसा कर लो ना, इसमें x वाला माइनस में कर लो। ठीक है, -80², और y वाला को प्लस में रखो, या माइनस में भी रखोगे तब भी चल जाएगा। तो ऐसा कर लो, माइनस माइनस ही ले लो, इससे क्या होगा ना कि याद रहेगा कि माइनस वाला में दोनों माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, x² = -4ay है अगर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा -280 कॉमा -80²। इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, कि माइनस वाला माइनस रखना है, प्लस वाला में प्लस रखना है। और एक को याद रखो, दूसरे को याद नहीं रखना है, मतलब उसको चेंज कर देना है। और शिफ्टेड वाला याद है ना, शिफ्टेड पैराबोला जो होती है, अगर आपका y - बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x - अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म, देखो x वाला में अल्फा ऐड हो जाएगा, सो अल्फा प्लस 80² और बीटा प्लस 280 रख लो। 280। ठीक है, इस तरह से सिंपल सिंपल चीजों का ना रिवीजन रखना पड़ेगा, ऐसा मतलब करने से हम लोग काफी बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। अ, समस्या है।
ऐसा किया जाए। टेक्निकल बैकग्राउंड कमजोर होने से ना बड़ा प्रॉब्लम है। मैं शेयर करता हूँ फिर से। देखो आप 20 नंबर क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा ना, इफ लाइन के इज टचिंग द सर्कल वैल्यू ऑफ के कैन बी। अगर ये लाइन टच करता हो इसको, ये इवनिंग सेशन का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इवनिंग सेशन का, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ पूछा भी नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन हुआ 20 नंबर। यस सर। क्या आया? -6। -6। वेरी गुड। देखिए बाकी लोग देखिए कैसे करना अटेम्प्ट इसको। अगर ये लाइन सर्कल को टच करता है इसका मतलब सेंटर से लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए ना। सो हम एक डायग्राम बना रहे हैं छोटा सा, वैसे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो टेंजेंट का ना रेडियस के बराबर होता है सेंटर से डिस्टेंस, और अपने केस में सेंटर कितना है 1,2 है। रेडियस अगर आप फाइंड करोगे ना तो रेडियस का वैल्यू होता है g² f², 1² 2² -4, बेसिकली 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो 1,2 से इस लाइन का डिस्टेंस जो है (3 × 1 4 × 2 और -k √over कितना 5 ना, 5। और ये डिस्टेंस हाँ कितना सर। होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। सो 5 इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो 3 और 8 11, सो (11 - k). सो k का वैल्यू ऐसे ही देखने से लग रहा है ना कि 6 हो जाएगा एक। k का वैल्यू कितना आ रहा 6 आ रहा, और दूसरा कितना आ रहा -16, राइट, 16 आ रहा। ठीक है, k का वैल्यू एक तो 6 है जो कि आपका -6 दिया हुआ, तो लेना नहीं है। तो इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा 16 लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस हम करके जाएं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काफी लंबा है, मतलब ये लकी क्वेश्चन है, ये सब इतना आसान कभी पूछता नहीं है। तुम लोग में अगर पूछ दे तो तुम लोग तो ऐसे ही सर मतलब, मैंने मॉड नहीं लगाया था। हम मॉड नहीं लगाए थे ना, तो उसमें गड़बड़ी के चांसेस बन सकते हैं। तो अगर हम मॉड नहीं भी लगाएंगे फिर भी मेरा 6 आएगा ना, ओ 6 ऑप्शन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट जिसमें मॉडल्स वगैरह सब अप्लाई करना ना, सब ध्यान में रखो। आसान है क्वेश्चन, डिस्टेंस लिखने का तरीका आना चाहिए सिर्फ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो। सर नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो निकल लेना चाहिए कट करके। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो डिस्कस करता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखिए क्या है, 2 circles of radius 2√5 passes through entries LR of इतना। ये एंट्रीज तो नहीं है, एक्सट्रीमिटीज लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये लोग गलती से इस तरह की चीजें मतलब टाइप की है। तो मैं यस समझूंगा सर। कि इस पैराबोला की जो एक्सट्रीमिटीज है ना, उससे दो इक्वल सर्कल 2√5 रेडियस के पास करते हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल। अब समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, आप ट्राई कर दो। हाँ ट्राई करके देखो।
नहीं हो रहा सर। देखो क्या है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 2 एक्सरसाइज में आप लोग का है। ये कह रहा ना कि ये आपका पैराबोला का लेटस रेक्टम है, ठीक है। और इससे ना एक सर्कल पास कर रही है, जिसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसका आइडिया तो लगा सकते हैं ना। y = 0 लाइन पे होगा, और दूसरी इक्वल सर्कल है, ठीक है, जो इस साइड से क्रॉस कर रही है इसको। समझ गया? तो ये दोनों का ना सेंटर जो है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। और हम लोग को रेडियस कितना दिया? 2√5 दिया। तो ऐसा करते हैं ना, ये 2√5 हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये 2√5 है, ठीक है। और ये हाइट कितना है? तो लेटेस्ट रेक्टम इसका 4 यूनिट होता है, तो ये हाइट कितना हो गया? 2 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से? √20 और माइनस 4। ये तो 16 16 का रूट कितना हो गया? 4 ना। तो 4 हो गया, ये यस सर, डिस्टेंस 8। 4 हो गया, और ये डिस्टेंस भी 4। इसका मतलब डिस्टेंस 8 आ गया इनके बीच का। कुछ करना यस भी सर। नहीं था, इक्वेशन भी नहीं लिखना था, है ना। सर वो डायग्राम इमेजिन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा, समझे। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। चीजें ना काफी आसान रहती है। मतलब प्रैक्टिस में रहोगे तो चीजें आसान लगेगी तीनों सब्जेक्ट की। और प्रैक्टिस जहाँ छूटा, तो आपको चीजें ना डिफिकल्ट लगनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑर्थो सेंटर वाला देखो, ये तो जाना माना क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग मॉड्यूल में भी देखते हैं। जरा इनको करके देखो।
ऑर्थो सेंटर मिला आपको? क्या होता है ऑर्थो सेंटर, बता सकते हो? फिर उस कोऑर्डिनेट से अपोजिट वर्टाइस पर परपेंडिकुलर। अपोजिट वर्टाइस पे परपेंडिकुलर नहीं, उस पॉइंट को किसी भी वर्टेक्स से कनेक्ट किया जाए तो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा वो, यही कहना चाहते थे? जहां पे अल्टीट्यूड मिलते हैं, जहां पे अल्टीट्यूड कंकरेंट होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको यस। ना, हाँ इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, और दोनों तरीका ना बहुत ही बढ़िया तरीका है। ध्यान से सुनना। पहला तरीका जो जनरल मेथड है, ये सबको आना चाहिए, जनरल मेथड क्लियर होना चाहिए सबको। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट है a -1,7। इसको मैं देखो ऑप्शन से ना करूंगा, बहुत सिंपली सॉल्व होगा। देखो ऑर्थो सेंटर जहां भी होगा, कहीं यहाँ इधर कहीं हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ऑर्थो सेंटर। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये मेरा अगर ऑर्थो सेंटर H है, तो स्लोप ऑफ AH जो होगा और स्लोप ऑफ BC जो होगा, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो हम स्लोप ऑफ BC कर लेते हैं। BC का स्लोप कितना है? MBC जो आपका -5 -1 विच इज -6, और 5 -7 जो है ये आपका 12 हो जाएगा, -1/2। इसका मतलब MAH कितना होगा? 2 के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, सो H की जो भी कोऑर्डिनेट्स है ना, इनमें से हम देखेंगे, चेक कर लेंगे कि किसमें जो है ऑप्शन मेरा 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है -3,3, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 7 -3 और -1 -3 लगता है यही एक्सेप्टेबल है क्या? ये -2 स्लोप बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड ऑप्शन जो है आपका 3,3 है। -3 तो हमें चाहिए। देखो पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं ना। 7 -3 अपॉन -1, -1 -3 ना लिखेंगे, तो ये कितना हो गया? 4 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। अरे ये तो 2 आ गया, एक ही बार में, एक ही झटके में आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ऐसा तो बहुत सारा पॉइंट होगा ना जो मतलब स्लोप 2 बना रहा होगा, तो हम लोग को ना ये ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना होगा। हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो ये आ गया 4, और 3 रखने पर आ गया -4, तो ये तो नहीं चलेगा, ये एलिमिनेट हो गया। इसको भी आप एलिमिनेट करो, तो 7 -3 माइनस माइनस ये 10 हो जाएगा, तो 10 तो आ नहीं सकता, इसका मतलब माइनस वाला भी एलिमिनेट हो गया। सो ओनली वन ऑप्शन मेरा करेक्ट है, और वो है वन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हम ऑर्थो सेंटर फाइंड नहीं करे, हम लोग ऑर्थो सेंटर की ना प्रॉपर्टी लगा दिए, और प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, जिससे सॉल्यूशन काफी आसान हो गया। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है बड़ा ही सुंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा ना ये ऑप्शन एलिमिनेशन से लंबा जाएगा। देखिए क्या है, ये सारे पॉइंट जो है ना, ये एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देखिए ये आपका -1,7 -7,
-1 है, वो सर्कल जो है ना इसकी रेडियस है 5 रूट, मतलब ये कौन सर्कल है, x² + y² = 50, इस सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पे जो भी ट्रायंगल बनेगी हम मार्क भी कर लेते हैं, उससे क्या होगा, क्लैरिटी होगा। ये है ए पॉइंट -1,7 और -7,1 जो है आपका कहीं इधर हो जाएगा। ठीक है, ये है बी पॉइंट और सी पॉइंट है 5, ये है 5x प्लस में और ये y माइनस में, सो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट। ये आपका ना ट्रायंगल बन गया। हमें पता है कि किस तरह का ट्रायंगल है, लेकिन एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका सरकम सेंटर कहाँ पर है, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है ना ओरिजिन है, इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो तो कितना हो रहा है, -8 और 5, -3, बेसिकली -1, और दूसरा मेरा हो जाएगा 7 7 1, ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, एक थ्योरी आपको बताया गया होगा ना कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं और 2:1 रेशियो में G9 को डिवाइड करता है। सो हम लोग को H का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी। G का कोऑर्डिनेट हमको ना दिया हुआ है, ये -1,1 है और ये है ओरिजिन मेरा। ये देखो 1 यूनिट डिस्टेंस पर है और H कितना यूनिट डिस्टेंस पर, 3 यूनिट पर डिस्टेंस पर, सो -3,3 हो जाएगा। सो देखो -3,3 आ गया। देखो इस केस में हमें ना ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, इस केस में हम लोग को ना सारा डेटा एक ही बार मिल रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये तीनों पॉइंट ना एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देखो कितना क्विकली कैलकुलेशन किया गया है कि x² + y² = 50 है हर एक केस में, है ना। ये डेटा याद नहीं रखना, ये इस तरह की चीजें ना आपको मतलब एग्जाम हॉल में भी क्लिक करना चाहिए। ये जो है इस सर्कल का पार्ट है, इसी सर्कल पर है, खास करके जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो ना, कम से कम उसके पॉइंट्स तो आपको दिखाई पड़ने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक सर्कल का पॉइंट ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं करो, लेकिन कम से कम वो सर्कल जिसका सेंटर जो है ना आपका ओरिजिन पर है, कम से कम उसको ऑब्जर्व करने की ना आपको कोशिश होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाते हो तो आपको एक्स एक्सिस पर जो सेंटर होगा या फिर वाई एक्सिस पर जो सेंटर वाला सर्कल होगा, उनके पॉइंट्स भी हल्के फुल्के आपको नजर आने चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली ये रीजनिंग होता है। अब इस तरीके से देखो, ये थ्योरी आप लोग पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, ये थ्योरी जानते हो क्या कि, और हाँ सर। है ना, तो ये थ्योरी देखो कितना अच्छा थ्योरी है ना, कितना सिंपली सॉल्व कर दिया है। अब देखो कई बार मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया इस तरह का और हमको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना है, तो इसमें एक और पार्ट क्या होता है ना कि हम लोग ट्रायंगल का नेचर पता कर लेते हैं कि ट्रायंगल का नेचर क्या है। सो ट्रायंगल का नेचर हम देखते हैं, अगर वो ट्रायंगल अच्छा निकला ना तो वहां से भी कुछ क्लू हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ ना, तो ये ट्रायंगल का नेचर पर बहुत सही तरीके से ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सही तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि ऑर्थो सेंटर ना ट्रायंगल में कई बार क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है ना, यही ऑर्थो सेंटर का काम करता है। तो वैसे केस में अगर एक भी ऑप्शन इनमें से कोई भी पॉइंट अगर लिखा हुआ रहता ना, तो सबसे पहले मैं इसी थ्योरी को चेक करता कि कहीं मेरा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तो नहीं है। और राइट ट्रायंगल चेक करने का दो तरीका, एक तो स्लोप का तरीका और दूसरा तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। सो पाइथागोरस थ्योरम ना जब कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ तो बेस्ट तरीका है, समझ गए। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से आपको ना वहां पे सोचना पड़ेगा कौन सा तरीका किस क्वेश्चन में वैलिड है, उसी की प्रैक्टिस करनी होती है कि हम ये तरीका अप्लाई करें या फिर ये तरीका अप्लाई करें या फिर ये तरीका अप्लाई करें, है ना। सो अपने पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही लगता है तो उसी का प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, सो आप लोग 7 नंबर को देखो अटेम्प्ट करके, ये थोड़ा सा दिख रहा कि अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इट्स नॉट दैट बैड।
कनफोकल का मतलब समझते हैं आप लोग? नो सर। कनफोकल का मतलब ये होता है कि इलिप्स का फोकस और हाइपरबोला का फोकस ना कोइंसाइड कर रहा हो। मतलब जहां पे इलिप्स का फोकस है वहीं पे हाइपरबोला का भी फोकस है। यही है कनफोकल का मतलब। तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से टाइम आप लोग दो, है ना। थोड़ा लंबा टाइम लेगा शायद, क्योंकि आप लोग शुरू शुरू पहली बार देखे हो कनफोकल वर्ड, इसलिए एडवांस में ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार पूछ सकते हैं। ये सब इंग्लिश का वर्ड है या फिर मैथ भी कह सकते हो। तो दोनों का फोकस ना एक जगह पे करके देखो और उसके बाद देखो कि आता है कि नहीं आता है इक्वेशन। आंसर डी आ रहा है। 7 का डी बोल रहे हो? 7 का डी नहीं है। इसमें हम लोग को ना हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना होगा, और फिर देखेंगे कौन सा पॉइंट उसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब्राहम ने दिमाग अच्छा लगाया। नन ऑफ दीज एक पॉसिबिलिटी है। नहीं, बी, बी अगर राइट होगा ना तो अच्छा, सारे ऑप्शन डिफरेंट दिए हैं इन्होंने। मुझे देखना पड़ेगा इसका राइट। वैसे मुझे ध्यान है कि शायद इसका फर्स्ट आंसर राइट है। फर्स्ट हाइपरबोला पे लाई नहीं करेगा, बट आई कंफर्म इट। सर को पता चल गया वैसे, लेकिन आप लोग अप्रोच को सही करो, है ना। हम लोग को इतना प्रैक्टिस करना है ना कि एक बार में ही सही आंसर पे पहुंच जाए।
देखो इसमें भी कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है जो आप लोग समझ रहे होगे। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे इस इलिप्स का कहाँ पे फोकस है, तो इस इलिप्स के बारे में हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 4 और वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 है। और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रूट ओवर 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/2। और ए का वैल्यू कितना है? 2 है। सो ए -1, 0 और 1, 0। सो मेरे हाइपरबोला का ना फोकस जो भी है, फोकस कहाँ पे होता है हाइपरबोला का? कहीं इधर ही मान लेते हैं ना, -1, 0 और 1, 0। ठीक है, तो फोकस हम लोग को पता चल गया। और ये लेंथ हम लोग को दिया हुआ कितना है? 2a का वैल्यू √2। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या है मेरा? √2। ठीक है, सो ए इक्वल टू, देखो ये ए का वैल्यू था, ओरिजिन इसका सेंटर है ना, इसका सेंटर ओरिजिन है। सो ए का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है? 1/√2 है। देखो ये 2a का वैल्यू है, ये कितना का वैल्यू है? 2a का। सो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2/2। सो ए और √2/2 इक्वल टू 1। सो ई का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 2/√2 दैट इज √2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसेंट्रिसिटी √2 किसका होता है याद है तुम लोग को? किस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी √2 होता है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का √2 का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका मतलब हम हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ये क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सो ए का वैल्यू कितना है? 1/√2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/√2 का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू 1/√2 है और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दैट वेरी थिंग इक्वल टू कितना? 1 लिखना पड़ेगा। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मेरा हाइपरबोला का ना इक्वेशन। अब देखो तो इनमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो 1 माइनस 1/2, 1/2 इंटू 2 1, ये तो लाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू 1, ये भी लाई कर रहा है, ये नहीं चलेगा। इस ऑप्शन को देखते हैं, ये हो गया आपका 3/2 माइनस 1/2। 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 इंटू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये लाई नहीं करेगा, तो यही हमें आंसर में चाहिए, है ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पॉइंट डज नॉट लाई ऑन हाइपरबोला। ठीक है, सो ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई नहीं कर रहा, बाकी ये दोनों पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से देखो, ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें है ना। जैसे मैंने इलिप्स को क्या देखा, इलिप्स देखा, यहाँ से ए कैलकुलेट किया, यहाँ से फटाफट मैंने वैसे फोकस फाइंड किया। वैसे जरूरत नहीं है फोकस फाइंड करने की, ठीक है, सिर्फ हम लोग को इतना डेटा चाहिए कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर?
1 के इक्वल है। सो 2 टाइम्स ए हमारा 2 हो जाएगा, और 2a का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला मिल गई, और वहां से हम हाइपरबोला का ना फटाक से, वैसे आप पहले सबसे पहले ना ये सोचा करो कि हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही सेंटर हमको पता चल गया है और कन्फोकल पता चल गया है, तो इलिप्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो हाइपरबोला भी स्टैंडर्ड फॉर्म का ही होगा। समझ गए। जिस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन पर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइप ही होगा। अब हमको ये डिसाइड करना है, देखो ए का वैल्यू तो पहले ही इन्होंने दे रखा है। सो बी का वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए था, इसेंट्रिसिटी चाहिए था। सो इसेंट्रिसिटी का डेटा फाइंड करने के लिए ना सबसे उत्तम उपाय है ए ई अपॉन ए कर लेना। समझ गया। सो ए से ए कैंसिल आउट हो जाता, वहां से इसेंट्रिसिटी हम लोग को मिल जाती है। समझ गए। सो ये भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, राइट। इसको हम लोग इजी के कैटेगरी में रखेंगे। अभी जितना क्वेश्चन आया ना सारा इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट एक भी नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ चीजें हम लोग मान लीजिए कि नहीं सीखे हैं या नहीं प्रैक्टिस की, इस वजह से हम लोग को लग सकता है डिफिकल्ट, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर अंडर इजी कैटेगरी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आप, आपको भी फिर इजी लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीजर टाइप में पूछा था इस बार। ये थोड़ा सा इंटीजर टाइप है, तो इसका ये मतलब नहीं कि डिफिकल्ट है, तो ये भी आसान ही, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करो। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है।
क्या इस क्वेश्चन में कुछ उम्मीद है? एनीबडी? इसके डायग्राम कितने लोगों ने बना रखे हैं? डायग्राम बना आप लोग से? किसी से डायग्राम बना? सौरभ, सुजल, वेदांत, यश, ओम? देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये लाइन का वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट देखो अच्छे से। इसका जो आपका y इंटरसेप्ट है वो 3 है, इसका मतलब ये लाइन है y इक्वल टू 3। और यहाँ पे आपका ये लाइन है x इक्वल टू 3। और ये है ओरिजिन। अगर हम इसको देखें ना तो ये स्क्वायर है। और हम लोग को क्या कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों लाइन को ना टच करता है, और इसका सेंटर कहाँ पर है? इस पे है। मुझे लग रहा है कि ये ज्योमेट्रिकली अगर इन दोनों लाइन को टच कर रहा है ना, और इस पे सेंटर है, तो फिर इन दोनों लाइन को भी टच करेगा। क्योंकि मान लिया कि ये मेरा सेंटर है, ठीक है, इस लाइन को अगर टच कर रहा है तो इसका डिस्टेंस जितना उतना ही उसका इसका डिस्टेंस है। अगर इसको टच करेगा तो जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है। सो बेसिकली ये सेंटर कहाँ पर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, एकदम बीचों बीच होना चाहिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है? डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे ही देख करके मैं बता सकता हूँ कि यही आपका डायमीटर हो जाएगा। देखो इस तरह का सर्कल बनेगा। और डायमीटर कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ आप लोग को? देखिए मैंने क्या किया,
मैंने ये कहा कि अगर मान लिया कि ये मेरा सेंटर है ना, तो आपका y इक्वल टू 3 लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे ये पॉइंट से हम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो सेम डिस्टेंस तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, जो हम y एक्सिस पे पहुंच जाएंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन जो है आपका, ये बाइसेक्टर है y इक्वल टू 3 लाइन का और x इक्वल टू 0 लाइन का। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है इसका मतलब यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ पे भी टच करेगा। सेम लॉजिक मेरा ये दिया हुआ था कि ये सी पॉइंट का कुछ फिक्स डिस्टेंस है, सर्कल जहां पे टच कर रहा है उस पॉइंट का, है ना, और उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पे टच करेगा। इसका मतलब इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है, और x इक्वल टू 3 लाइन को भी टच कर रहा है। जब सारे लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इन सर्कल हो गया ना। इस स्क्वायर के लिए ये सर्कल क्या हो गया, इन सर्कल हो गया, और ये इन सर्कल हो गया स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के अंदर बनाएंगे तो स्क्वायर का साइड लेंथ जो होता है ना, वो सर्कल का डायमीटर होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसा लग रहा है कि बिना कैलकुलेशन का आंसर आता है ना, ये तो बोनस क्वेश्चन के लिस्ट में आना चाहिए। so, देखो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। देखो, हाँ हम इग्नेट ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया था। मान दिया पूरा। चार आइए देखिए सॉल्यूशन। देखो ये क्या कर रहा है, दोनों सर्कल के ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। सो इस सर्कल को हम क्या इक्वेशन वाइज लिख सकते हैं, एल एक्स एस वन प्लस लेमडा S2 लिख सकते हैं ना। फैमिली ऑफ सर्कल से इसका इक्वेशन हमने ऐसे गैस कर लिया। तो ये जो सर्कल है इसकी सेंटर कहाँ पे कर रहा है,
2x माइनस 3y प्लस 12 पर है। सो इसका सेंटर लिखना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम लोग। ये हो गया 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 4 लेमडा y इक्वल टू 0। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो 1 प्लस लेमडा से डिवाइड करनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 1 प्लस लेमडा एक्स माइनस 4 लेमडा 1 प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस जी माइनस एफ लिखते हैं, और ये 2g का वैल्यू होता है। सो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, ठीक है। और ये सेंटर किसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा माइनस 3 इंटू 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 1 प्लस लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 6 लेमडा और 12 प्लस 12 लेमडा इक्वल टू 0। देखो क्या मिल रहा है आपको, 18 मिल रहा प्लस 6 लेमडा मिल रहा है इक्वल टू 0, दैट इज लेमडा इक्वल टू माइनस 1/3। लेमडा का वैल्यू माइनस 1/3 है, इसलिए मेरा सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स दिस इक्वेशन माइनस दैट इक्वेशन। सो आप लिखो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 और माइनस द सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करके ना सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, और यहाँ से सिंप्लीफाई आउट हो रहा है आपका 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर और माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 0। 2 से और डिवाइड कर दो फर्दर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस 9x और प्लस 2y इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सर्कल इनमें से किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, ठीक है, किस पॉइंट के थ्रू पास करता है। तो एक काम ये कर सकते हो ना कि सेंटर लिख लो और इसका रेडियस लिख लो, ठीक है। वैसे ये भी रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देख लो। पहले -3,1 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 27, सो वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। -4,2 अगर करते हैं तो यहाँ पर भी वही होगा, ये वेरी वेरी लार्ज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1,2 की तो ये थोड़ा सा चलने लायक वैल्यू है और ये शायद सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखते हैं, देखो x की जगह पे 1 रख लो तो 1 हो गया आपका, 2 की जगह पर y की जगह पर 2 मतलब 4 माइनस 9 और प्लस 4 सी, ये 0 के बराबर आ रहा है ना। सो 1,2 पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा था और यही हमें पूछा गया है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और फाइंड करके फिर पॉइंट सेटिस्फाई करना। सो इट्स नॉट अ लेंथी क्वेश्चन, है ना, इतना लेंथी भी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहने पे काम निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो कोनिक का, और नेक्स्ट क्लास में आपको अगर कुछ मान लिया कि थ्योरेटिकल डॉट्स वगैरह कोनिक के किसी भी पार्ट में है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। और थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि मेंस के लिए ना बहुत सारा चीज करने की जरूरत नहीं है। कोनिक में अगर 1A और 1B एक्सरसाइज इनफैक्ट 1A भी कर लेते हो या इन चैप्टर भी सिर्फ कर लेते हो ना, अच्छे से याद कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फर्स्ट टारगेट आप रखो ना इन चैप्टर में, इन चैप्टर तो उल्टा डिफिकल्ट है सर, ठीक है, इन चैप्टर उल्टा डिफिकल्ट है। सो मैं इन चैप्टर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ना एक्सरसाइज 1A कंप्लीट करो सारे टॉपिक का, एक्सरसाइज 1A, ठीक है, ईच टॉपिक इन कोनिक।
1A में इतना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि उसकी अच्छी प्रैक्टिस रहने से ना आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। देख रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। टेंजेंट नॉर्मल अगर पूछेगा तो सब पूरे पेपर में टेंजेंट नॉर्मल ही दिखाई पड़ता है, यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल किसी ने पूछा ही नहीं है हम लोग को। टेंजेंट नॉर्मल जब आता है ना तब थोड़ा सा क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज क्वेश्चन काफी सिंपल होता है ना। तो इसलिए हर एक टॉपिक का ना 1A कंप्लीट करो। बिसाइड्स अगर आपको मान ले जाए कि कोई टॉपिक वैसा जो मैथ का है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब मैथ्स के टॉपिक स्पेशली इसके हम सर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है आप लोग को पढ़ाए हो, तो अगर वो टॉपिक वो नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप मुझे बोल दो, है ना, आपकी क्लास लगती रहेगी उसमें मैं कवर कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आज इतना ही है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। हैव अ नाइस डे।